हाय गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में। तो दोस्तों, हम लोगों ने क्या स्टार्ट किया था, हम लोगों ने कंप्यूटर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो हम लोगों ने स्टार्ट किया था। पार्ट ए आ चुका है, तो जा करके उसमें वो देखो पार्ट ए। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इसमें, तो जा करके जरूर से जरूर देखो। और फिर मैं बता दे रहा हूँ हमारा क्या चल रहा है। हमारा मॉक टेस्ट चैलेंज चल रहा है 30 डेज का। तो हमारा 30 डेज का चैलेंज है, आज है उसका क्या, फोर्थ डे है। तो अभी तक फोर्थ डे वाला टेस्ट नहीं अपलोड हुआ है, लेकिन 3 मॉक टेस्ट जो है वो अपलोड हो चुका है। तो जाओ जल्दी से जा करके, वो मॉक टेस्ट नहीं दिए हो तो अभी जा करके, ये वीडियो देखने के बाद जा करके सबसे पहले वो मॉक टेस्ट दो, क्योंकि वो इतना इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट है। आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। वो मॉक टेस्ट कहाँ मिलेगा, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ लिंक पे डायरेक्टली क्लिक करो, मॉक टेस्ट के पास पहुंच जाओगे। नहीं तो आप www.mca ज्ञान जो है आप लिखोगे गूगल पे तो भी आप पहुंच सकते हो। नहीं तो फिर आप हमारे नंबर पे कॉल करो या फिर मैसेज करो 88 डबल 4754। इस नंबर पे अगर क्लिक करोगे तो हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस की और बढ़ते हैं। और इम्पोर्टेंट है वो वीडियो जा करके देखो, जो पार्ट ए है ये हमारा क्या है, पार्ट बी है, यानी पार्ट टू है। और इसके बाद इसमें थोड़ा सा जो है क्या किए, पार्ट वन और पार्ट टू में इजी से लेकर मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस भी हम लोग, इसमें सिर्फ और सिर्फ थ्योरी है। और पार्ट जो थर्ड आएगा उसमें क्या होगा, उसमें कोडिंग के जो आउटपुट वाले क्वेश्चंस होते हैं वो होंगे, और फिर जो है कन्वर्जन वाले क्वेश्चंस ज़्यादा होंगे। तो पार्ट थर्ड का भी इंतजार करना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये थ्योरी टाइप का जो क्वेश्चन है, बेसिक बेसिक जो आने के चांसेस हैं, वो मैंने इस दोनों पार्ट में कवर करने की कोशिश किया है। और फिर जो है लास्ट के एक और पार्ट आएगा जिसमें कन्वर्जन वाले क्वेश्चंस और जो है आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस, वो ज़्यादातर मैं उसमें कोशिश करूंगा कि सी लैंग्वेज से ज़्यादा क्वेश्चंस मैं करवाने की वहाँ पे कोशिश करूंगा, जो आपकी प्रैक्टिस हो जाए। तो चलिए आगे चलते हैं। हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है, ये पेन चेंज कर लेते हैं। तो क्या बोल रहा है, इन अ टैब यू फाइंड ऑटो सम बटन। ऑटो सम बटन, मान लीजिए कि हम लोग जोड़ते हैं कोई भी चीज, 2 5 6, या फिर कोई स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट वन, स्टेटमेंट टू, स्टेटमेंट थ्री। इसको हमको एक स्टेटमेंट में करना, एक स्टेटमेंट में करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको प्लस करते हैं, प्लस बटन कीबोर्ड का यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ऑटो सम बटन आप कहाँ पे फाइंड करते हो। तो ऑटो सम बटन इसका मतलब है कि स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में, जैसा कि स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होता है, जैसे हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो गया, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, डायरेक्टली वहीं पे ये पॉइंट कर रहा है क्वेश्चन। तो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो गया, गूगल शीट्स हो गया। तो इसमें जब भी डेटा को एंट्री किया जाता है तो उसमें एक ऑटो सम बटन करके वहाँ पे दिखता है। जैसे ही आप पूरा डेटा करोगे, अगर सम करना है सबका, तो ऑटो सम बटन दबाओगे तो वहाँ पे हो जाएगा। तो वो बटन कहाँ पे दिखता है, तो जैसे हमारा प्लस हो गया, माइनस हो गया, या फिर कोई फॉर्मूला हो गया, तो हमारा फॉर्मूला कहाँ दिखता है। सिंपल सी बात है, ना फॉर्मेटिंग टैब में दिखेगा, ना स्टैंडर्ड टैब में दिखेगा, ना क्लिपबोर्ड टैब में दिखेगा। सिर्फ हमारा क्या दिखेगा, हमारा फॉर्मूलाज टैब में दिखेगा। क्वेश्चंस का मतलब है कि ये ऑटो सम जो है वो कहाँ पे शो होगा। तो ऑटो सम हमारा स्प्रेडशीट में होता है, मतलब कि कोई भी डेटा को एंट्री करते हैं उसको सम करने की जो काम में आता है, तो एक्सेल या फिर गूगल स्प्रेडशीट में। तो यहाँ पे जो ऑटो सम का बटन है वो हमारा किस में होगा, वो हमारा होगा फॉर्मूला टैब में। ठीक है, तो चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये हमारा दूसरा है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म एसोसिएटेड विद द इंटरनेट। मतलब जो ये हमारा टर्म है, प्लॉटर है, स्लाइड प्रेजेंटेशन है, बुकमार्क है, पाई चार्ट है। तो ये जो क्या, ये इंटरनेट से रिलेटेड कौन सा है, एसोसिएटेड मतलब इंटरनेट से रिलेटेड क्या है। तो प्लॉटर क्या होता है, प्लॉटर होता है एक प्रिंटिंग करने का एक मोटा मोटा, आप सीधा सीधे जान लो, प्रिंटिंग जैसा काम आता है, वो होता है प्लॉटर। स्लाइड प्रेजेंटेशन मतलब जो पीपीटी आप लोग करते हो वो या फिर गूगल स्लाइड हो गया, या फिर ये पावर पॉइंट पीपीटी जो हम लोग बनाते हैं उसको प्रेजेंटेशन करते हैं। फिर हमारा बुकमार्क, ये फिर पाई चार्ट हो गया, एक ग्राफिकल जो है शो करने का तरीका है, ग्राफिकल। तो एक डिटेल में हम लोगों ने इसका लिखा है, डिटेल में ये देखो। प्लॉटर क्या है, जैसा कि मैंने बताया, प्लॉटर इज ए डिवाइस यूज्ड इन द फील्ड ऑफ अ कंप्यूटर एडेड डिजाइन फॉर प्रिंटिंग वेक्टर ग्राफिक्स। वेक्टर ग्राफिक्स को प्रिंट करने के काम में आता है। इट इज नॉट डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द इंटरनेट। मतलब प्लॉटर जो है वो डायरेक्टली इंटरनेट से काम नहीं करता है, वो डायरेक्टली काम नहीं करता है हमारा प्लॉटर। प्लॉटर जो क्या है, एक प्रिंटिंग मशीन है जो वेक्टर ग्राफिक्स को जो है वो प्रिंट करने का काम आता है।
तो डायरेक्टली ये इंटरनेट रहे ना रहे इससे कोई फ़र्क इसे नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। फिर स्लाइड प्रेजेंटेशन क्या है, आर क्रिएटेड आर यूजिंग सॉफ्टवेयर लाइक माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। जैसा कि मैंने बताया कि पावर पॉइंट जब भी बनता है तो उसे स्लाइड प्रेजेंटेशन जो प्रेजेंट करते हैं तो आप बिना इंटरनेट के भी प्रेजेंट कर सकते हो अगर आपके पास डाउनलोड है तो, और गूगल स्लाइड्स हो गया। वाइल दिस प्रेजेंटेशन कैन बी शेयर्ड और ईमेल्ड टर्म इटसेल्फ नॉट स्पेशली एसोसिएटेड विद द इंटरनेट और ईमेल, मतलब कि विदाउट इंटरनेट का भी इसे हम कर सकते हैं, क्या प्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आपने कोई भी पीपीटी बना लिया तो आप प्रेजेंट कर सकते हो, लैपटॉप में हो गया, फिर आप क्या प्रोजेक्टर में कहीं भी कर सकते हो आप डायरेक्टली प्रेजेंट। तो इसे डायरेक्टली जो है ये क्या है, इंटरनेट से आपका कनेक्टेड नहीं है तो ये भी नहीं होगा। बुकमार्क, हाँ बुकमार्क देखो, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंटरनेट, जैसे कि मान लो यहाँ पे कोई हमारा वेबसाइट ले लो, ठीक है, www.mca ज्ञान.in, जैसे ही आप खोलोगे तो आप इस यूआरएल को जो है बुकमार्क कर सकते हो। जैसे ही यहाँ पे बुकमार्क पे राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे लिखा आएगा ऐड बुकमार्क। जैसे ही ऐड बुकमार्क करोगे तो यहाँ पे अपने लैपटॉप में देखोगे यहाँ कोना पे एक बुकमार्क का टैब बना हुआ होगा। जैसे इस पे क्लिक करोगे तो उसमें हमारा एमसीए ज्ञान का जो यूआरएल है वो हमारा आपका ऐड हो गया। अब जब नेक्स्ट बार जब आप हमारा वेबसाइट को खोलना चाहोगे तो आप इस बुकमार्क पे क्लिक करोगे, मैं शो ही कर देता हूँ, नहीं बाद में शो करूँगा। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आप जैसे ही खोलोगे तो यहाँ पे वहाँ पे दिखेगा एमसीए ज्ञान, जैसे इस पे क्लिक करो फिर नेक्स्ट टाइम पे डायरेक्टली हमारे वेबसाइट पे आप चले जाओगे, बार बार आपको लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या होता है, ये हाँ ये इसकी जरूरत है इंटरनेट की, बिना जब इंटरनेट नहीं रहेगा तो आप बुकमार्क पे क्लिक करोगे तो हमारा वेबसाइट पे क्लिक करोगे तो डायरेक्टली आप वहाँ पे जा नहीं सकते हो, ठीक है। तो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंटरनेट ऑफ बुकमार्क इज सेव्ड लिंक्ड टू अ स्पेसिफिक वेब पेज। बुकमार्क्स हेल्प यूजर क्विकली एक्सेस द फेवरेट और फ्रीक्वेंट विजिटेड, मतलब ये एक तरीके से मान लो कि फेवरेट लिस्ट में हम लोग ऐड करते जा रहे हैं। कोई भी वेबसाइट है आपको बार बार टाइप नहीं करना है, डायरेक्टली बार बार जाना है तो आप उसे ऐड टू बुकमार्क करते जाओ और फिर बाद में इजीली जो है वहाँ पे आप विजिट कर सकते हो। तो फ्रीक्वेंटली विजिटेड वेबसाइट, दे आर फीचर्स कॉमनली यूज्ड इन अ वेब ब्राउजर मेकिंग इट ईजियर। जैसा मैंने बोला कि आप बुकमार्क कर लोगे तो उस आपके लिए आसान हो जाएगा, बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डायरेक्टली ऐड बुकमार्क पे क्लिक करोगे, ऐड टू बुकमार्क पहले से है हमारा वेबसाइट तो आप डायरेक्टली जा सकते हो वहाँ पे और डायरेक्टली बार बार लिख मतलब कि टाइप नहीं कर सकते हो, ठीक है। मेकिंग इट इज ईजियर फॉर यूजर्स टू रिटर्न टू अ स्पेसिफिक ऑनलाइन लोकेशन। जैसे कि मैंने एक बार गूगल में क्या किया, गूगल में हमने अपनी वेबसाइट सर्च कर दी www.mcgyan.in, ठीक है, फिर इसको बुकमार्क कर लिया तो हम लोग को बार बार गूगल पे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। वहीं पे यहाँ पे बोल रहा है रिटर्न स्पेसिफिक ऑनलाइन लोकेशन, इट इज़ ईजियर। जैसे ही बुकमार्क रहेगा तो ईजी रहेगा बार बार अपने जो भी है जहाँ पे आपको जाना है, जैसे हमारी वेबसाइट है, हमारे वेबसाइट पे फिर से जाना है तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है। तो ईमेल सर्विसेज में आल्सो यूज्ड इन द टर्म ऑफ बुकमार्क टू सेव ऑर्गेनाइजेशंस इंपॉर्टेंट ईमेल्स, ये भी कर सकते हो। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा बुकमार्क। पाई चार्ट क्या है, पाई चार्ट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ डेटा यूज्ड टू इलस्ट्रेट प्रोपोर्शंस। इट इज अ डेटा विजुअलाइजेशन टूल्स एंड नॉट डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द इंटरनेट। पाई चार्ट होता है, ये मान लो कि पाई चार्ट हो गया, इसको डेटा का कैसे शो करना है वो होता है, वो करता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। डेटा को कैसे हम लोग सोर्स कर सकते हैं, ठीक है, इलिस्ट्रेट कर सकते हैं, समझा सकते हैं। तो ये हमारा पाई चार्ट हो गया, तो ये भी डायरेक्टली इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है। तो हमारा इसका जो आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बुकमार्क, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म एसोसिएटेड विद द इंटरनेट और ईमेल, इसका हमारा टर्म हो जाएगा बुकमार्क। अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, नीचे कमेंट में जरूर करना और लिखना कि अगर आपको इस टाइप की वीडियोस और चाहिए तो कमेंट करना कि यस चाहिए ही चाहिए। और मॉक टेस्ट का चैलेंज चल रहा है तो जाओ दो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जरूर से जरूर जा करके उस मॉक टेस्ट को दे सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर बोल रहा हूँ। यहाँ पे क्या है, व्हाट इज ट्रू अबाउट इंटरफेस इन डेटा स्ट्रक्चर। इंटरफेस क्या है, एक डेटा डेटा स्ट्रक्चर। इंटरफेस क्या होता है, इट्स जस्ट लाइक अ क्लास। क्लास में हम लोग क्या डिफाइन करते हैं, मेथड डिफाइन करते हैं, फिर आपका वेरिएबल्स वगैरह सब चीज डिफाइन करते हैं। तो इंटरफेस भी हमारा एक क्लास की तरह ही है, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है, व्हाट इज ट्रू अबाउट इंटरफेस इन अ डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर में जो इंटरफेस है इसमें से क्या कौन सा सही है। इस डेटा स्ट्रक्चर हैज एन इंटरफेस, यस। जब भी हम कोई भी डेटा स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे तो उसका फंक्शन हो गया, वेरिएबल्स हो गया, वो तो क्रिएट करेंगे ही करेंगे, तो ये भी हमारा सही है। ईच डेटा स्ट्रक्चर हैज एन इंटरफेस, इंटरफेस रिप्रेजेंट्स द सेट्स ऑफ ऑपरेशंस दैट द डेटा स्ट्रक्चर सपोर्ट, यस ये भी सही है। एन इंटरफेस ओनली प्रोवाइड्स द लिस्ट सपोर्ट ऑपरेशंस टाइप पैरामीटर्स दे कैन एक्सेप्ट रिटर्न टाइप, दीज आर ऑपरेशंस, ये भी सही है। मतलब इसका आंसर जो है हमारा सही है। इंटरफेस के बारे में और पढ़ना तो गूगल में आप सर्च कर सकते हो इंटरफेस, ये टॉपिक टाइप का ही है और इम्पॉर्टेंट है।
तो और पढ़ना है तो इसके बारे में आप वहाँ पे जा कर के सर्च भी कर सकते हो, गूगल की सहायता से भी, गूगल का सपोर्ट भी कर सकते हो, और आपको और डिटेल में जानना है इंटरफेस के बारे में तो ठीक है। हाउ कैन द कॉन्सेप्ट इनकैप्सुलेशन बी अचीव इन अ प्रोग्राम। देखो कोई लैंग्वेज जब भी पढ़ोगे, जावा हो गया, तो हमारा क्या होगा, वहाँ पे ऊप्स का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है, ऊप्स का कॉन्सेप्ट आता है। तो ऊप्स के कॉन्सेप्ट में हमारे हमारे पास होते हैं 4 बिल्डिंग ब्लॉक्स या 4 पिलर्स बोल सकते हैं आप उसे। 4 पिलर्स में आपका आता है इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस आता है, फिर आपका आता है पॉलीमॉर्फिज्म आता है, पॉलीमॉर्फिज्म आता है, फिर आपका आता है एब्स्ट्रैक्शन आता है, एब्स्ट्रैक्शन आता है, और फिर हमारा एक आता है इनकैप्सुलेशन, ठीक है, इनकैप्सुलेशन 4, इनकैप्सुलेशन, ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारा चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। और होता है हमारा फिर उसमें क्या होता है, एक्सेस स्पेसिफायर, एक्सेस स्पेसिफायर पे हमारा आ जाता है पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, ठीक है। इसके बारे में और डिटेल में जब पढ़ना है तो गूगल की आप हेल्प ले सकते हो, मैं अभी ऊपर ऊपर बता दे रहा हूँ, और अभी मैं डिटेल में यहाँ पे मैंने लिख के लाया हूँ, तो अभी वहाँ पे भी बताऊंगा, ठीक है। तो इनहेरिटेंस उप्स के ये 4 बिल्डिंग ब्लॉक्स है हमारे, 4 पिलर्स जैसे आप बोल सकते हो, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन। तो हमारे यहाँ पे क्या बोला गया, हाउ कैन द कॉन्सेप्ट ऑफ इनकैप्सुलेशन कैन बी अचीव इन द प्रोग्राम, मतलब कि जो इनकैप्सुलेशन का कॉन्सेप्ट है वो हम अपने प्रोग्राम में कैसे अचीव कर सकते हैं। तो एनकैप्सुलेशन होता है रैपिंग ऑफ अ डेटा इनटू सिंगल यूनिट, मतलब कि जैसे कि हम लोग क्लास लिखे, ठीक, बनाए, क्लास के अंदर ही हम लोग मेंबर फंक्शन या फिर डेटा मेंबर को ही हम लोग इनिशियलाइज कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं, ठीक है। तो एक सिंगल यूनिट में डेटा को रैप कर देना, मतलब एक क्लास के अंदर सारे डेटा को रैप कर देना, मोटा मोटी सिंपल सा भाषा भी इतना जान लो, क्योंकि उसके कॉन्सेप्ट बहुत बड़े हैं, आपको ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत है नहीं। तो इसको इन जैसे क्लास के अंदर हम लोग कैसे सब चीज़ कर सकते हैं, तो हम लोग 3 तरीके से कर सकते हैं। पब्लिक मतलब एक्सेस स्पेसिफायर के थ्रू ही उसको इनकैप्सुलेशन को यूज़ कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। तो हमारा जो आंसर होगा बाय यूजिंग द एक्सेस स्पेसिफायर, पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड की मदद मदद से जो हम लोग इनकैप्सुलेशन को अचीव कर सकते हैं हम अपने प्रोग्राम में। और डिटेल में इसको जानते हैं, देखो, बाय यूजिंग द एक्सेस स्पेसिफायर, इनकैप्सुलेशन क्या होता है, इनकैप्सुलेशन इज द बिल्डिंग ऑफ डेटा एंड अ मेथड दैट ऑपरेट ऑन द डेटा इनटू अ सिंगल यूनिट, ठीक है। सिंगल यूनिट मैंने अभी बताया, सिंगल यूनिट यानी कि क्लास के अंदर ही डेटा मेंबर और डेटा फंक्शन को जो हम लोग डेटा डेटा वेरिएबल को जो है हम लोग इनिशियलाइज कर सकते हैं, ऑफन रिफर्ड टू अ क्लास, क्लास के अंदर। Access specifiers such as public, private, and protected in many programming language like Java and C++ help control the visibility of members, variables, and method within a class. By using access specifier, you can restrict access to certain members, enforcing encapsulation. जैसे कि यहाँ पे बोला है क्लास के अंदर, ठीक है, क्लास के अंदर हम लोग मेंबर फंक्शंस को डिफाइन करते हैं, मेंबर फंक्शंस को, डेटा मेंबर्स को। तो हम लोग यहाँ पे मान लो कि पब्लिक कर दिए, तो ये जो मेंबर फंक्शन हम लोग या फिर डेटा मेंबर को इनिशियलाइज किए वो कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। अगर प्राइवेट किए तो विद इन द ब्लॉक्स में ही हम लोग यूज कर सकते हैं। प्रोटेक्टेड में तो क्या होता है, पब्लिक और प्राइवेट और प्रोटेक्टेड का मतलब यही कि जो भी डेटा मेंबर यूज करते हैं, तो हम लोग अगर बिल्डिंग ब्लॉक में करना चाहते हैं तो क्या है, एक पढ़ोगे आप ग्लोबल स्कोप वेरिएबल, तो जब सब इन सब का जब कॉन्सेप्ट आएगा तो बिल्डिंग ब्लॉक्स के अंदर ही कैसे हम लोग का अगर मान लीजिए, अगर हम लोग मान लीजिए कि यहाँ पे कोई भी डेटा को इनिशियलाइज किया, तो हम लोग सिर्फ इसी जो ये बिल्डिंग ये स्कोप है बस इसी के अंदर ही यूज़ कर सकते हैं, इसके बाहर हम एक को यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो ये सब जो कैसे प्रोटेक्टेड होता है, ये सब जब आप डिटेल में जब पढ़ोगे तो और अच्छे से आपको क्लियर वहाँ पे होते हुए देखने को मिलेगा। तो इन्फोर्सिंग इनकैप्सुलेशन ये होता है। बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, एब्स्ट्रैक्शन इज क्लोजली रिलेटेड टू इनकैप्सुलेशन ये भी, बट इट फोकस ऑन हाइडिंग द अननेसेसरी डिटेल्स एंड एक्सपोजिंग ओनली व्हाट इज नेसेसरी। मतलब कि हम लोगों ने मान लो कोई ऐप बनाया, ठीक है, एमसी ज्ञान का ऐप बनाया, एमसी ज्ञान का ऐप बनाया, तो इसको बनाने में जो सोर्स कोड लगा है और क्या क्या मटेरियल लगा, मटेरियल इन द सेंस कि कोड में कैसे कैसे हम लोगों ने लॉजिक लगाया, कैसे हम लोगों ने उसको अप्लाई किया, तो वो लॉजिक को क्या करता है, वो लॉजिक को वो ये एब्स्ट्रैक्शन जो है वो हाइड कर देता है, आपको शो नहीं होगा, आपको वो शो नहीं होगा। इवन कोई भी बड़ी बड़ी जितनी भी वेबसाइट्स बनती है वो अपने लॉजिक्स को हाइड करते हैं विद द हेल्प ऑफ, इसीलिए ऊप्स का कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे ही आप कंपनी में जाओगे तो सबसे पहले आपको ऊप्स के कॉन्सेप्ट पे ही प्रैक्टिकल्स प्रोजेक्ट्स वगैरह उस पर ज़्यादा डिटेल में वो समझाने की कोशिश करेंगे, डिटेल में वो पढ़ाने की कोशिश करेंगे, और उसी पे प्रैक्टिकल्स जो है ज़्यादा से ज़्यादा आपको देते हैं। तो हाइड कैसे करते हैं डेटा को, कैसे आपको छुपाना है सबसे, क्योंकि अगर आप देख लोगे तो आप खुद से क्लोन बना लोगे, ऐसे भी बनते हैं क्लोन, नहीं तो लेकिन
लॉजिक को नहीं दिखाते हैं, कुछ ना कुछ आपको वहाँ पे हाइड किया ही रहता है। तो किसकी मदद से हाइड होता है? वो हमारा एब्स्ट्रैक्शन की मदद से जो है वो हाइड होता है। ठीक है, ये रहा। फिर हमारा बाय यूजिंग ओनली प्राइवेट मेंबर, देखो प्राइवेट मेंबर क्या है? ये तो एक्सेस स्पेसिफायर है, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। दिस इज रिलेटेड टू द यूज ऑफ एक्सेस स्पेसिफायर मेकिंग मेंबर्स प्राइवेट, अ वे टू रिस्ट्रिक्ट डायरेक्ट एक्सेस फ्रॉम आउटसाइड द क्लास कंट्रीब्यूटिंग टू इनकैप्सुलेशन। मतलब कि प्राइवेट अगर जहाँ पे हुआ तो दूसरे क्लास से जो डेटा मेंबर या डेटा फंक्शन है हम प्राइवेट में एक्सेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, द रिलेटेड टू द यूज स्पेस इज मेकिंग प्राइवेट इज वे टू रिस्ट्रिक्ट डायरेक्ट एक्सेस फ्रॉम आउटसाइड द क्लास। क्लास के बाहर जो भी है वो रिस्ट्रिक्ट करता है, वो आने नहीं देता है। by using the concept of inheritance by using the concept of inheritance is a mechanism that allow class to inherit properties and behavior from another class while inheritance promotes code reuse। inheritance का सीधा सीधा मतलब हो कि आपके पापा का जितना भी गुण है, थोड़ा बहुत गुण आप में भी आ गया, मतलब कि आपके पापा के जो भी बिहेवियर है, जो भी आप अच्छाइयाँ बुराइयाँ जो भी है, थोड़ा सा जो है उनका जो है आप में आ चुका है, इनहेरिट किए हैं, उनकी कुछ प्रॉपर्टी आप में इनहेरिट किए, उसी को इनहेरिटेंस कहते हैं। मतलब कि सुपर क्लास से कुछ प्रॉपर्टी को इनहेरिट करना सब क्लास के अंदर। ये आपके पापा है, आप इनकी कुछ प्रॉपर्टीज है आप में जो आप लोगों ने आप हम में मतलब हमारे में इनहेरिट हुआ है। ठीक है, ये था इनहेरिटेंस का मतलब, सीधा सीधा यही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कुछ ज़्यादा हो गया वहाँ पे। प्रेस टू क्रिएट फार्मूला सम ऑफ ऑल द अबव सेल्स। सेल्स मतलब वही हो गया माइक्रोसॉफ्ट में एक्सेल में जैसे हम लोग कोई भी डेटा को एंट्री करते हैं तो ऐसा कौन सा फार्मूला है जो सम कर दे एक बार में, तो हमारा अल्ट प्लस कर दोगे तो वो हो जाएगा। ठीक है, ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल यूज बोथ टीसीपी एंड यूडीपी? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इसका हाँ यहाँ पे देखो, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, ये होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल यूजेस बोथ, मतलब कि कौन सा प्रोटोकॉल है जो वो दोनों को यूज करता है, टीसीपी एंड यूडीपी? तो हमारा डीएनएस, डोमेन नंबर सिस्टम। ठीक है, डोमेन क्या है? डोमेन नंबर सिस्टम जो दोनों, डीएनएस यूजेस बोथ टीसीपी ट्रांसमिशन और यूजर डायग्राम प्रोटोकॉल डिपेंड ऑन द स्पेसिफिक फंक्शन बीइंग प्रीफर्ड। डीएनएस का फुल फॉर्म क्या होता है? स्पेलिंग डीएनएस का फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, तो डीएनएस का फुल फॉर्म हमेशा याद करके रखना। डीएनएस मतलब डोमेन नंबर सिस्टम शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक बार आप लोग भी चेक कर लेना, अगर रॉन्ग होगा तो कमेंट में लिख देना, यही होता है शायद। यूडीपी, डीएनएस typically uses UDP for its query response operation. UDP is a faster and requires less overhead, making it suitable for quick, simple request. ठीक है, TCP in case where the data size exceed the maximum limit of for a UDP packet or for a more complex operation, DNS may use TCP. This includes zone transfer, which involves transfer a large amount of data. बस आपको इतना याद रखना है कि प्रोटोकॉल जो है वो TCP और UDP दोनों कौन यूज़ करता है, तो हमारा DNS यूज़ करता है। और डिटेल में जानना है तो नीचे और PDF आपको मिल ही जाएगा, आप लोग और पढ़ सकते हो और अच्छे से। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर? डेटा स्ट्रक्चर का इसमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? डेटा स्ट्रक्चर मतलब कि डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम्स ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके प्रोग्रामिंग जर्नी में, आपके जो है आप बोल सकते हो आपका IT जनरल जर्नी में एक ना एक बार आप डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम्स को आप पढ़ोगे पढ़ोगे। तो डेटा स्ट्रक्चर में हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी निकाला जाता है, मतलब कितने कम से कम हमारा कोड जो है एग्जीक्यूट करने में टाइम लेगा, कितना से कितना जगह लेगा, स्पेस लेगा, मतलब कि कोई कोड है कितना हमारा मेमोरी लेगा, कितना कम से कम। तो बड़ी बड़ी कंपनी जो है ये बस यही दोनों पे ज़्यादा फोकस करती है कि जितना कम आपका टाइम ले, जितना कम आपका स्पेस ले, आपके पास उतना ही दिमाग है, बस ये जानती है बड़ी बड़ी कंपनियां। मतलब जितना कम से कम में आप कोड को रन करवा सकते हो, जितने कम से कम स्पेस ले सकते हो, क्योंकि मेमोरी का खेल है, डेटा का खेल है, जितने कम जगह पे आप डेटा को स्टोर करोगे आपका वाह वाह है उतना ही है। ठीक है, तो ये भी होता है करेक्टनेस का, कोड में करेक्टनेस भी होना चाहिए। तो हमारा जो है ये क्या पूछा गया, नॉट अ करेक्टरिस्टिक, तो हमारा जो कंप्लीटनेस ऐसा कोई वर्ड है नहीं उसमें डेटा स्ट्रक्चर में, तो हमारा वो हो जाएगा। ठीक है, व्हेन क्रिएटिंग अ कंप्यूटर प्रोग्राम द डिजाइन द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोग्राम क्या है? व्हेन क्रिएटिंग अ कंप्यूटर प्रोग्राम मतलब कि कोई भी प्रोग्राम हम लोग जब लिखते हैं तो कौन करता है स्ट्रक्चर को, डिजाइन कौन करता है? तो एंड यूजर करता नहीं है, प्रोग्रामर तो कोड लिखता है और तो होगा नहीं, तो सिस्टम एनालिसिस जो है वो डिजाइनिंग फिजाइनिंग का जो काम है वो सिस्टम एनालिसिस देखता है। तो आप यहाँ पे आप अच्छे से पढ़ सकते हो। एंड यूजर क्या होता है? एंड यूजर हमारा इज द पर्सन ऑफ ग्रुप फॉर whom सॉफ्टवेयर इज अल्टीमेटली डिजाइन्ड एंड who will use the software to perform specific task, and users typically provide input regarding their requirement and preferences, but they are not directly involved designing program structure.
ये आप डिटेल में पढ़ना हो तो आप ये इसका फॉलो कर सकते हो। हमारा आंसर क्या था? हमारा आंसर है सिस्टम एनालिसिस। द सिस्टम एनालिसिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनालाइजिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द रिक्वायरमेंट्स of the end user. They work to design overall structure functionality of the computer program. System analysis play a crucial role in bridging in the gap between the end users needs and the technical implementation। मतलब कि कोई भी जैसे कोई भी क्लाइंट है तो उसको किस तरीके से चाहिए, वेबसाइट चाहिए तो कैसा चाहिए डिज़ाइन, जो काम है वो सिस्टम एनालिसिस करके देंगे क्या इस तरीके से करता है, फिर प्रोग्रामर को भी समझा देंगे कि हाँ भैया आपको ये काम करना है, ऐसे से करना है। तो दोनों के बीच में जो काम है वो सिस्टम एनालिस्ट कर लेता है अच्छे से। प्रोग्रामर क्या करता है, वो रिस्पॉन्स जो भी डिज़ाइन उसके सामने आते हैं उसको कोड के फॉर्म में जो है कन्वर्ट करता है। देखो, इम्प्लीमेंटिंग द डिज़ाइन क्रिएटेड बाय द सिस्टम एनालिसिस। सिस्टम एनालिसिस के द्वारा जो क्रिएट किया गया होता है उसको दे राइट द एक्चुअल कोड एंड ट्रांसलेट द डिज़ाइन इनटू अ वर्किंग प्रोग्राम। एक कॉपी पेन में डिज़ाइन करता है, वो कॉपी पेन में नहीं होता, कहीं भी होता है, तो कॉपी पेन में मान लो कि डिज़ाइन करता है तो उसको जो है प्रोग्रामर क्या करता है, उसको कोड के फॉर्म में वो इम्प्लीमेंट करता है। ठीक है, तो ये था हमारा। ये क्या हो गया, व्हाट इज स्लाइड चेन। तो स्लाइड चेन के बारे में आपको ब्लॉकचेन के बारे में पता होना चाहिए थोड़ा बहुत। तो ये याद रखो, फर्स्ट आंसर इसका एनी मैकेनिज्म दैट अलाउ टोकन्स टू बी सिक्योरली ट्रांसफर फ्रॉम अ ब्लॉकचेन टू अनदर ब्लॉकचेन। ठीक है, तो ब्लॉकचेन टू ब्लॉकचेन ये खेल खेलता है। तो ये था, ये हमारा उसमें काम आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट जनरल एक्सेप्शन हैंडलर द कैचेस एक्सेप्शन। तो मैंने क्या बताया था, एक्सेप्शन हैंडलिंग जब आप पढ़ोगे तो यहाँ पे कैच का है। तो हमारा क्या होता है इसमें, इसमें कैच स्टडी, ये जो ऑप्शन ये आपका करेक्ट होगा वहाँ पे। मोस्ट जनरल एक्सेप्शन हैंडलर दैट कैचेस एक्सेप्शन ऑफ एनी टाइप। ठीक है, तो ये था। द स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल ऑफ द इंटरनेट इज, क्या होता है स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल, क्या है स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल ऑफ इंटरनेट, होता है हमारा टीसीपी आईपी। टीसीपी और आईपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है, और इंटरनेट प्रोटोकॉल है शायद। ये तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जावा। एचटीएमएल भी हमारा एक बोल सकते हो लैंग्वेज ही है। तो टीसीपी और आईपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल इज द स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल सूट फॉर कम्युनिकेशन ऑन द इंटरनेट। इट प्रोवाइड द एक फाउंडेशनल प्रोटोकॉल्स दैट enables devices to communicate and exchange the data over the internet। इनेबल डेटा करता है और फिर क्या करता है, सूट द प्रोटोकॉल्स एंड इंक्लूड द प्रोटोकॉल। तो हमारा जो है टीसीपी और आईपी काम में आता है। जावा क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और एचटीएमएल क्या है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। प्लस क्या है, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म यूज टू क्रिएटिंग एनिमेशन, गेम्स एंड इंटरेक्टिव वेब पेज, वेब कंटेंट। नोट दैट फ्लैश यूजेस, आज के टाइम पे ये फ्लैश यूजेस कम यूज़ होने लगा है, कम यूज़ करने लगा। HTML5 को ज़्यादा मोस्टली जो है लोग प्रेफर कर रहे हैं। तो ये रही इसकी कुछ खासियाँ। विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग प्रोसीड्यूर्स। प्रोसीड्यूर्स के रिगार्डिंग जो है कौन सा स्टेटमेंट सही है। हाँ, तो प्रोसीड्यूर के जो है हमारा ये दे इंक्लूड प्रोसीड्यूरल एंड एसक्यूएल स्टेटमेंट। ये हमारा जो है करेक्ट आंसर होगा। हमारा विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग प्रोसीड्यूर्स के। तो दे वर्क सिमिलरली टू द फंक्शंस, नहीं। इट डज नॉट नीड यूनिक नेम, नहीं। इट कैनॉट बी क्रिएटेड विद द एसक्यूएल एलिमेंट। तो एसक्यूएल क्या है, हमारा डेटा, कुछ डेटाबेस है। डेटाबेस में हम लोग कोई भी चीज़ को स्टोर कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट सही है इसके लिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे आप, ये तो वही था ऊपर वाला था, ये नहीं पढ़ना है आपको। टू सेलेक्ट द इंटायर कॉलम प्रेस। इंटायर कॉलम को जब सेलेक्ट करना होता है तो क्या करते हैं हम लोग, कंट्रोल स्पेस दबा देते हैं। पूरा इंटायर कॉलम जो है हमारा सेलेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया भी हुआ है। टैब ई से क्या होता है, दिस इज नॉट स्टैंडर्ड शॉर्टकट फॉर सेलेक्टिंग इंटायर कॉलम। टैब इज जनरली यूज टू नेविगेट बिटवीन सेल। नेविगेट करने के काम आता है टैब प्लस सी। टैब प्लस सी क्या काम करता है, सिमिलरली दिस इज नॉट अ स्टैंडर्ड शॉर्टकट फॉर सेलेक्टिंग इंटायर कॉलम। कंट्रोल स्पेस ये सही है, इंटायर कॉलम को सेलेक्ट करने का काम आता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और गूगल शीट में, ये मेनली यूज होते हैं। फिर अल्ट स्पेस क्या है, दिस इज शॉर्टकट फॉर सेलेक्टिंग द इंटायर कॉलम इन सम एप्लीकेशन, बट कंट्रोल प्लस स्पेस इज मोर वाइडली। मतलब ये भी स्पेस को सेलेक्ट करने के लिए ही, मतलब कि क्या बोलते हैं, इंटायर कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए ही काम आता है, लेकिन अब जो है ये वाइडली यूज नहीं है, ये वाइडली यूज है बस। ठीक है, विच लेयर वन डिवाइस कैन बी यूज टू इनलार्ज द एरिया कवरेज बाई सिंगल लैन। सिंगल लैन में हमारा क्या होता है, हब भी यूज होता है और रिपीटर भी यूज होता है सिंगल लैन में एरिया को कवर करने के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हब होगा, और एक क्या होगा, रिपीटर भी होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये पढ़ भी सकते हो, बहुत अच्छे से दिया हुआ है।
तो एक बार आप इसे गो थ्रू जरूर से जरूर पूरा पढ़ लेना। स्विच के बारे में पढ़ सकते हो, एनआईसी के बारे में पढ़ सकते हो, हैव, रिपीटर, आप एक बार गो थ्रू रीडिंग जरूर से जरूर करें। फिर क्या है हमारा पेजिंग। पेजिंग इज वन सॉल्यूशन प्रॉब्लम। पेजिंग क्या होता है, बहुत एक सिस्टम है, उसको डिवाइड में मतलब कि इक्वली पार्ट में डिवाइड करना, फिर इक्वली पार्ट को वो मेमोरी में फिट करना। मेन पेजिंग का कॉन्सेप्ट सीधा सीधा यही होता है। तो पेजिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, पेजिंग वन सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन के लिए ये हमारा जो है क्या करता है, काम में आता है। ठीक है, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन के काम में ये आता है। फिर हमारा क्या है, व्हेन क्लास बी इज इनहेरिटेड फ्रॉम क्लास ए, व्हाट इज द ऑर्डर इन विच द कंस्ट्रक्टर्स ऑफ दोज क्लासेस आर कॉल्ड। क्लास क्लास ए फर्स्ट, क्लास बी नेक्स्ट। ठीक है, क्लास ए फर्स्ट, क्लास बी नेक्स्ट। फिर हमारा क्या है, क्लास बी फर्स्ट, क्लास ए नेक्स्ट, क्लास बी ओनली एज इट द चाइल्ड क्लास, क्लास ए ओनली इज पेरेंट्स क्लास। ठीक है, तो हमारा क्या है, हमारा है व्हेन क्लास बी इज इनहेरिटेड फ्रॉम क्लास ए, मतलब क्लास ए मान लो कि ये पेरेंट्स है और ये क्लास बी हमारा हम है, तो इनसे इनसे कुछ प्रॉपर्टीज में इनहेरिट हुआ, तो क्लास ए इज द फर्स्ट क्लास, बी इज द नेक्स्ट क्लास, ये हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बाइनरी नंबर, तो बाइनरी नंबर कौन सा नहीं है, तो ये 202 नहीं है, क्योंकि 1 और 0 हमारा बाइनरी नंबर होता ही होता है। ठीक है, इसमें क्या, व्हाट इज द करेक्ट वैल्यू टू रिटर्न टू द ऑपरेटिंग सिस्टम अपॉन द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ अ प्रोग्राम, तो ये क्या है हमारा क्या होगा, यहाँ का 0 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर है। तो बस ठीक है दोस्तों, यहीं तक रखते हैं। सो थैंक यू, थैंक यू। और वीडियो अच्छा लगा, पार्ट थर्ड भी बहुत ही जल्द आ जाएगा, पार्ट थर्ड भी आ जाएगा। और बस मॉक टेस्ट चैलेंज जो हो रहा है उसे जा करके दो, मॉक टेस्ट चैलेंज दो, आज डे 4 है, जा करके उसे जरूर से जरूर दो। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।